सभी को नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आज की हमारी इस वीडियो में। मैं वोकेशनल टीचर मनदीप कुमार। देखिए, हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो फर्स्ट यूनिट का सेकंड लेसन था। आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है आपका फर्स्ट यूनिट का थर्ड लेसन, रिटेल स्ट्रैटेजी। देखिए, आपको बता दें कि भी स्ट्रैटेजी क्या होता है। देखो, स्ट्रैटेजी होता है एक रणनीति, यानी जो भविष्य में सफल होने के लिए हमें कुछ योजनाएं, कुछ रणनीतियां बनानी पड़ती हैं, जिनकी मदद से हम अपने बिजनेस में सफलता प्राप्त करते हैं। आइए देखते हैं कि ए मार्केट प्लान दैट डिटेल्स हाउ ए बिजनेस intends to offer its products or services to consumer and influence their purchases। देखो, सिंपल सा है कि रिटेल स्ट्रेटजी में कोई भी जो रिटेलर है वो अपने आप को दूसरे रिटेलरों से अगर सुपीरियर या अच्छा दिखाना चाहता है या उनसे बढ़ के काम करना चाहता है, तो सिंपल सा है कि उसको उनसे अलग कोई स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी और उसको अपने काम में लागू करना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो खुद को दूसरे रिटेलरों से अलग दिखा सकता है। देखिए, अब जो हम रिटेल स्ट्रेटजी बनाते हैं वो किन किन आधार पर बनती है, किन किन चीज़ों को लेके बनती है, वो यहाँ पे दिए गए हैं। देखो, सबसे पहले प्रोडक्ट। भाई हम सिलेक्शन करते हैं कि भाई सबसे पहले तो हमारे को ये पता होना चाहिए कि भाई हम प्रोडक्ट क्या बेचने वाले हैं, भाई किस प्रोडक्ट को लेके हम स्ट्रेटजी बना रहे हैं, या फिर कौन सा प्रोडक्ट हम जो है कस्टमर को ऑफर करने वाले हैं, उसको लेके एक अलग स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है। सेकंड नंबर पे है क्वांटिटी। क्वांटिटी यानी मात्रा, यानी भाई किस क्वांटिटी का प्रोडक्ट जो हम सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी स्ट्रेटजी को बनाने के लिए। नंबर 3 पे है लोकेशन। देखिए, लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। भाई हम प्रोडक्ट को किस जगह पे बेचने वाले हैं, या फिर किस जगह पे हमारा स्टोर है, या कौन सी लोकेशन हमने चूज़ की है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद टाइमिंग, समय। जैसा सभी को पता है कि जो टाइम है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी चीज़ के लिए, तो समय का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद प्राइसिंग, भाई क्या प्राइस हम रखने वाले हैं, या फिर कम ज़्यादा करें, वो कैसे देखना है, उसके लिए क्या स्ट्रेटजी बनानी है, वो भी इम्पोर्टेंट पार्ट है। उसके बाद अपील। इसमें सिंपल सा है कि भाई जो आपके रिटेलर हैं वो बहुत हार्ड वर्कर होते हैं और अपने हार्ड वर्क की वजह से अपनी एक अलग सी इमेज क्रिएट कर लेते हैं, और जिस इमेज को लेके वो बहुत फ़ायदा उठाते हैं और अपनी स्ट्रेटजी को अच्छा बना लेते हैं। उसके बाद देखिए, हमारा जो नेक्स्ट आता है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट यानी SWOT, स्वॉट अप्रेजल। अब इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब ये जो स्वॉट है वो है आपका स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स। देखिए, जो स्ट्रेंथ और वीकनेस होते हैं वो हैं इंटरनल अप्रेजल होता है किसी भी संस्था का, किसी भी सेक्टर का। अगर आपने एक्सटर्नल करना है तो उसमें आपका ये दोनों पॉइंट, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स, ये चले जाएंगे। अब देखिए, स्ट्रेंथ क्या होता है। स्ट्रेंथ होती है हमारी खासियत। देखो, हर किसी के अंदर एक अलग योग्यता होती है, अलग खासियत होती है, और वो उसको किस जगह पे जाके कैसे दिखाता है, दर्शाता है, इम्प्लीमेंट करता है, वो अलग होता है। उसके बाद वीकनेस, कमियां भी होती हैं सबके अंदर, तो उन कमियों को पहचान लिया जाए समय पे और उनको दूर किया जाए, ये अपने आप में एक अलग बात है। ये एक इंटरनल अप्रेजल होता है किसी भी संस्था का। उसके बाद अपॉर्चुनिटीज़ की बात की जाए,
अगर हमारे को पता लग जाता है भाई रिसर्च के थ्रू या किसी और चीज़ के थ्रू, या फिर हम क्या क्या स्ट्रेटजीज अपना सकते हैं अपॉर्चुनिटीज़ को प्राप्त करने के लिए, वो भी हमारे काम में आता है। उसके बाद थ्रेट्स की जो हमारी कमियां हैं, उन कमियों को या फिर प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करके हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इन सब को स्वॉट एनालिसिस बोला जाता है। किसी भी कंपनी के, किसी भी संस्था के इंटरनल और एक्सटर्नल अप्रेजल करने के लिए आपका जो स्वॉट अप्रेजल है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। उसके बाद टारगेट मार्केट सिलेक्शन, भाई हम अपने मार्केट का सिलेक्शन कैसे करें और किस मार्केट को टारगेट करें, वो आपने किस प्रकार से सिलेक्शन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन, भाई यानी जो आपने अपने काम को सफल बनाने के लिए, अपनी रणनीति को सफल बनाने के लिए जो स्ट्रेटजी बनाई है, योजना को बनाने के लिए, यानी जो स्ट्रेटजी आपने बनाई है उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, उसको कैसे लागू करना है अपने काम में, वो बहुत इम्पॉर्टेंट आपने ध्यान रखना है उस चीज़ के बारे में भी। उसके बाद इवैल्यूएटिंग, यानी जो स्ट्रेटजी आपने बनाई थी उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद उसको इवैल्यूएट भी करना है, क्या वो जो हमने इम्प्लीमेंट की है, जो हमारी स्ट्रेटजी काम में आ रही है, वो क्या सुचारू रूप से चल पा रही है, कोई कमी तो नहीं आ रही, कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रही, और आपने उसको ध्यान से देखना है। उसके बाद आता है कंट्रोल, लास्ट वन। देखो जो नियंत्रण होता है, कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो खुद के ऊपर हो या फिर हमने जो स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट की है उस पर बात की जाए या कोई संस्था की बात की जाए। जो नियंत्रण होता है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना कंट्रोल के आप किसी भी संस्था को, किसी भी काम को अच्छे तरीके से नहीं कर पाओगे। कंट्रोल करना, उसके ऊपर नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है। यानी सारी चीज़ें जब इम्प्लीमेंट हो जाती हैं, जो सारी स्ट्रेटजीज़ जो आपने बनाई हैं वो इम्प्लीमेंट होने के बाद कंट्रोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आपने नियंत्रण रखना है और अपनी जो स्ट्रेटजी आपने इम्प्लीमेंट की है उसको ध्यान से चलाना है, लगाना है और उस चीज़ का फ़ायदा उठाना है। अंत में हम इसको समराइज़ करते हैं। देखिए जो स्ट्रेटजी पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी समय से आगे बढ़ने के लिए आपने अपने दूसरे रिटेलरों के साथ कंपटीशन करना है या उनसे आगे निकलना है, तो आपको एक अच्छी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी और उसको एक अच्छे तरीके से सही समय पर लागू करना होगा और उसको इवैल्यूएट भी करना होगा और उसके ऊपर नियंत्रण भी रखना होगा, और जिसकी सहायता से आप अपने आप को दूसरे रिटेलरों से अलग दर्शा सकते हो, दिखा सकते हो, और जो आपको बहुत मदद करेगी। तो अंत में हम इतना ही कहना चाहेंगे कि जो आपका रिटेल स्ट्रेटजी चैप्टर है वो इसके हिसाब से ख़त्म हो जाता है। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू।